हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है क्या सभी दोस्तों के पास? ठीक है जी। मैं मुकेश सर, पॉलिटिकल साइंस, हमारे YouTube चैनल लाइव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। वही चैप्टर है हमारा जाना पहचाना मौलिक अधिकार। उसी चैप्टर को आगे लेकर बढ़ रहा हूं। चैप्टर क्या है? मौलिक अधिकार है। स्टार्ट कर रखा है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में 2 आर्टिकल 12 तथा 13 को क्लियर कर चुका हूं। इसके बाद में चर्चा की जाए भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद, और भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद होता मेरे भाई 12 और 13 के बाद में आता है 14। हमने चर्चा क्या की थी? 12 में भी कोई मौलिक अधिकार नहीं दे रखा है और 13 में भी कोई मौलिक अधिकार नहीं दे रखा है। 12 में तो पिछली क्लास में क्या बोला था? राज्य की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 13 में हमने क्या पढ़ा था? दिया गया है अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करेगी, यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका द्वारा की जाती है। ये दिया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में दिया गया। इसके बाद में अगला आर्टिकल पढ़ा जाए और उसमें भारतीय संविधान का पहला मौलिक अधिकार आता है, और उस मौलिक अधिकार का नाम होता है मेरे दोस्तों समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में पहला दे रखा है, भारतीय कैंडिडेटों को दे रखा है, समानता का अधिकार दे रखा है। पिछली क्लास में बता चुका हूं, यदि समानता के अधिकार के अनुच्छेदों की चर्चा की जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया जाता है। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्या करना? एकदम हर चीज को बारीकी से पढ़ा जाए, क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो जी एक अनुच्छेद पढ़ा रहा हूं समानता के अधिकार का, 14 से लेकर 18 तक। यदि बात की जाए समानता के अधिकार की, तो समानता के अधिकार में पहला अनुच्छेद आता है। कौन सा होता है? लिखा हुआ है ऊपर, अनुच्छेद 14 आता है। यदि बात की जाए भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 की, तो मेरे भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में 2 बातें दी गई है। पहली तो ये दी गई है, नाम होता है कानून का। पहली लिख देता हूं, कानून के समक्ष, कानून के समक्ष समानता। क्या बोला? 2 बातें दी गई हैं। एक तो लिख चुका हूं कानून के समक्ष समानता, दूसरा लिख रहा हूं, दूसरा दिया गया है कानून का सम्मान संरक्षण। ये 2 बातें दी जाती है। यदि इन दोनों बातों को डिफाइन किया जाए कि कानून के समक्ष समानता क्या होती है और कानून का सम्मान संरक्षण क्या होता है, यदि बात की जाए दिल्ली पुलिस तथा राजस्थान पुलिस की, तो इनके लिए तो ये याद रखना है कि कानून का सम्मान संरक्षण तो भारतीय संविधान सभा ने कहां से ग्रहण किया था, और कानून के समक्ष समानता भारतीय संविधान सभा ने कहां से ली थी। यानी ये दोनों प्रावधान भारतीय संविधान सभा ने कहां से लिए थे। यदि बात की जाए कानून का सम्मान संरक्षण, तो सभी को पता है कानून का संरक्षण न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। यहां पर बता भी चुका हूं कि अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका करती है और अधिकारों का रक्षक भारतीय सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। यहां पे बात की जाए कानून का सम्मान संरक्षण,
तो ये तो भारतीय संविधान सभा ने यूएसए के संविधान से लिया था, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया जाता है। इसके बाद में चर्चा की जाए, पहला लिखा है कानून के समक्ष समानता लिखा है। क्या बोल रहा हूं, राजस्थान पुलिस वाले और दिल्ली पुलिस वाले दोनों पर्सन याद रखें। ये तो बता चुका हूं, कानून का सम्मान संरक्षण तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, और कानून के समक्ष समानता ये मेरे भाई ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की जा रही है। इसके बाद मैं आगे बता रहा हूं, पहले क्या लिखा है, कानून के समक्ष समानता ये लिखा है। यदि इसका अर्थ निकाला जाए, अर्थ क्या होता है, तो जी याद रखना है, भारत में किसी भी कैंडिडेट की पद तथा सामाजिक स्थिति, चाहे उसका समाज में पद और चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो, वो व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होगा, वो कानून से नीचे ही रहेगा, कानून के दायरे में आकर ही काम करेगा। और यहां पर लिखा है कानून का सम्मान संरक्षण, तो मेरे भाई न्यायपालिका किसी भी कैंडिडेट के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी यदि उसका कानून का संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके बाद में एक इनडायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत में समानता स्थापित करता है, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 भारत में विशेषाधिकारों का अंत करता है, यानी किसी कैंडिडेट के पास कोई विशेष अधिकार नहीं होगा, क्योंकि सभी इक्वल हैं, सभी समान हैं। इनडायरेक्ट पूछा जाए तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 भारत में विशेषाधिकारों का अंत करता है। इसके बाद में पिछली वाली क्लास में हमने ये भी पढ़ा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत में विधि के शासन को परिभाषित करता है। क्या बोल रहा हूं, विधि के शासन की परिभाषा दी है, अनुच्छेद 14 में दी गई है। और कल चर्चा की थी, अकेला विधि शब्द पूछा जाए तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 में विधि शब्द की परिभाषा है, लेकिन विधि के शासन शब्द का प्रयोग नहीं मिलता अनुच्छेद 14 में। क्या मिलता है, विधि के शासन की परिभाषा दी गई है। और मेरे भाई विधि का शासन, इसका जनक ब्रिटिश विद्वान डाइसी को माना जाता है। ये अवधारणा ब्रिटिश विद्वान डाइसी ने दी थी। उसने कहा था कोई भी कैंडिडेट, उसका पद और उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, वो कानून से ऊपर नहीं होगा। तो विधि के शासन की अवधारणा डाइसी द्वारा दी जाती है। इसके बाद में चर्चा की जाए कि भारत में अपवाद तो पाए जाते हर जगह। यदि अनुच्छेद 14 कहता सभी समान है, लेकिन इसका भी भारत में अपवाद पाया जाता है। अपवाद पाया जाता है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 361 पाया जाता है। अनुच्छेद 14 का अपवाद भारतीय संविधान का आर्टिकल 361 पाया जाता। क्लियर है यहां तक? इसमें क्या अपवाद है? अनुच्छेद 14 कहता है सभी समान है, लेकिन भारतीय संविधान के आर्टिकल 361 में 3 नाम दिए गए हैं, और वो 3 नाम लिख रहा हूं। भारत में राष्ट्रपति, भारत में उपराष्ट्रपति और भारत में किसी राज्य का राज्यपाल। इन तीनों कैंडिडेटों पर उसके कार्यकाल के दौरान न तो कोई मुकदमा चलाया जाए, न ही उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता, और न ही उसने कार्यकाल के दौरान कौन से काम किए हैं इसके बारे में पूछा जा सकता। तो मेरे भाई 3 चीज़ें दी गई हैं 361 में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। पद पर रहते हुए उन पे न तो गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा, न उसने कोई कार्य किया पद पे रहते हुए, वो न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो मेरे भाई मेरी ओर से आर्टिकल 14 पूरा है। इसके बाद में एक आर्टिकल की और चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद में समानता के अधिकार में दूसरे अनुच्छेद की चर्चा की जाए,
और ये अनुच्छेद मेरे भाई पिछली बार रीट लेवल सेकंड में पूछा गया और अधिकतर राजस्थान पुलिस में पूछा जाता है। लेकिन आजकल एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो मेरे भाई अलग ही प्रश्न बता देता हूं। कौन सा पढ़ रहे हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 पढ़ रहे हैं। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 भारत में सामाजिक समानता स्थापित करता है। समाज में क्या समानता स्थापित करता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में दिया गया कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ नाम दिया गया धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान और लिंग, इनके आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन कौन से नाम पढ़ा रहा हूं? आर्टिकल 15 कहता है धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे और लिंग के आधार पे किसी कैंडिडेट के साथ विभेद नहीं किया जा सकता, यानी भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा और किसी आधार पे हो सकता है। क्या लिखा है? केवल इन्हीं के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। 2 शब्दों का उपयोग है, केवल, धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग। इनके आधार पर ही राज्य विभेद नहीं करेगा। मतलब क्या निकला? और हो सकता है। तो मेरे भाई ये 5 नाम याद रखने हैं। प्रश्न पूछा जाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार के भेदभाव का उल्लेख नहीं है? तो मेरे भाई इन 3 के अलावा यदि एक तो मिले नस्ल, प्रजाति, इन नामों का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है, केवल इन 5 का ही मिलता है। और क्या कहता है? इसके अलावा भेदभाव किया जा सकता है, इन 5 के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद में भारतीय संविधान का आर्टिकल 15(3) इसमें दिया गया कि राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। वो आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं होगा, यानी राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये बात भारतीय संविधान के आर्टिकल 15(3) में है। ये रीट और पटवार वाले याद रखें, ये इसका अपवाद नहीं माना जाता। इसके बाद में भारतीय संविधान का आर्टिकल मेरे भाई होता है 15(4) और इसमें दिया गया राज्य SC, ST तथा OBC के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य SC के लिए, ST के लिए और OBC के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये बात भारतीय संविधान के आर्टिकल 15(4) में दी गई है। इसी अनुच्छेद को आगे खंगाला जाए, इसी अनुच्छेद को आगे डीपली पढ़ा जाए तो ये तो कहता है 15(4) के तहत SC, ST तथा OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। किसका लिखा है? SC का, ST का तथा OBC का। ये 3 नाम लिखे गए हैं। यदि चर्चा की जाए भारतीय संविधान की, तो जब भारतीय संविधान लिखा जाता है तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 338 होता है, जिसके तहत SC तथा ST के लिए एक आयोग का प्रावधान किया जाता है। यानी जब भारत का संविधान लिखा गया तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 में एक आयोग का उल्लेख कर दिया जाता है। लेकिन बात सामने क्या आई? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का एक ही आयोग था, लेकिन भारतीय संविधान में किया जाता मेरे भाई 89वां संविधान संशोधन और किया जाता 2003 में।
मूल संविधान में आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए एक ही आयोग का प्रावधान था। लेकिन यहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ, 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग को विभाजित कर दिया गया और दोनों के लिए अलग अलग आयोगों का प्रावधान कर दिया जाता है। यदि वर्तमान की चर्चा की जाए तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 338A में तो अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख और आर्टिकल 338B में अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख कर दिया जाता। कब? 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत कर दिया जाता। इसके बाद में चर्चा की जाए, क्या लिखा है? ओबीसी लिखा है, यानी लिखा है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 में किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति भारत में आवश्यकता पड़ने पर अन्य पिछड़ा वर्ग की शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए भारत में एक ओबीसी आयोग का गठन कर सकता है। किसका पढ़ा रहा हूँ? अन्य पिछड़ा वर्ग का उल्लेख मिलता 340 में, गठन करता मेरे भाई राष्ट्रपति करता। यदि बात की जाए अन्य पिछड़ा वर्ग की तो अभी तक भारत में 2 आयोग बने। पहला बना था, नाम था काका। पहला बना था, नाम था काका कालेलकर आयोग, यानी प्रथम ओबीसी आयोग का नाम काका कालेलकर आयोग था। बात की जाए काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 में किया जाता है और इसने अपनी रिपोर्ट भारतीय सरकार को 1955 में प्रस्तुत कर दी थी। प्रथम ओबीसी आयोग नाम होता है काका कालेलकर आयोग होता है। 1953 में तो गठन किया जाता है और 1955 में भारतीय सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है, लेकिन भारतीय सरकार ने इसकी एक भी सिफारिश को नहीं माना था। यदि दिल्ली पुलिस वाले और राजस्थान पुलिस वाले ये याद रखें, प्रथम ओबीसी आयोग का अध्यक्ष कौन था? काका कालेलकर को बनाया जाता है। नाम भी यही रखा जाता है, काका कालेलकर आयोग ही रखा जाता है। इसने सिफारिश की थी, लेकिन एक भी सिफारिश भारतीय सरकार ने नहीं मानी। इसके बाद में दूसरे ओबीसी आयोग का गठन किया जाता है और नाम होता है बीपी मंडल आयोग। इसका गठन भारतीय सरकार द्वारा 1989 में किया जाता है और इसने अपनी रिपोर्ट 1989 में किया जाता है और अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत कर दी जाती है। 1979 में तो किया जाता, मोरारजी देसाई सरकार ने किया था और 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। और यदि बात पूछी जाए, पहले का अध्यक्ष काका कालेलकर था, यहाँ पे बीपी मंडल लिखा है। अध्यक्ष पूछा जाए तो मेरे भाई दूसरे ओबीसी आयोग का अध्यक्ष बिंदेश्वर प्रसाद मंडल को बनाया जाता है और इन्होंने कहा था ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए। पर्सन याद रखना है, किस आयोग ने कहा था कि ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए? बीपी मंडल आयोग ने कहा था। कब कहा था? 1979 में कहा था। रिपोर्ट 1980 में आ जाती है। इसके बाद में भारत में एक पीएम बना और नाम था वीपी सिंह, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने 1989 में ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण प्रदान किया था।
सिफारिश वीपी मंडन करता है, वीपी सिंह आरक्षण देता 1989 में कितना 27% देता। इसके बाद में चर्चा की जाए, ये तो लिखा ओबीसी आयोग, क्या लिखा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, और क्या लिखा एससी का उल्लेख आर्टिकल 338 ए में, एसटी का उल्लेख आर्टिकल 338 बी में कब किया जाता है, 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत किया जाता है। लेकिन वर्तमान में लोकसभा के चुनाव हुए और नरेंद्र मोदी सरकार ने एक आयोग का गठन और कर दिया और उस आयोग का नाम रखा गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं पढ़ा रहा हूं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय संसद में 2018 अधिनियम पारित करवा लिया और भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया और अनुच्छेद जोड़ा गया अनुच्छेद 338C। क्या सही है क्या? जो कैंडिडेट मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको ये बोल रहा हूं, अनुच्छेद जोड़ा गया 338C, क्या सही है क्या? किसको संवैधानिक दर्जा पढ़ा रहा हूं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पढ़ा रहा हूं। कमेंट बॉक्स में बताया जाए। 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग करंट का पर्सन है कि आर्टिकल 338C में उल्लेख किया जाता है क्या? नहीं दे रहे तो मेरे भाई पटवार वाले, रीट वाले याद रखें, मैंने क्या पढ़ाया। आर्टिकल 338 में तो SC ST के लिए संयुक्त था, लेकिन 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत आर्टिकल 338 में तो SC आयोग, आर्टिकल 338A में ST आयोग और मेरे भाई सी नहीं, आर्टिकल 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, ना कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग पढ़ा रहा हूं। और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उसको विभाजित करने के लिए इस समिति का गठन किया है। नाम होता है JS रोहिणी समिति का गठन किया जाता है। ये अपनी जांच कर रही है, रिपोर्ट नहीं आई है। JS रोहिणी समिति समीक्षा कर रही है ओबीसी की और अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है भारतीय सरकार के सामने। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है 123वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत आर्टिकल 338B में। और इसके बाद में पढ़ाया है JS रोहिणी समिति ओबीसी आयोग की जांच कर रही है, समीक्षा कर रही है कि उसको विभाजित किया जाए। ये प्रश्न पूछा जाएगा तो लैंग्वेज होगी ओबीसी आयोग की समीक्षा के लिए वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस समिति का गठन किया है? JS रोहिणी समिति का गठन किया है। 2 अनुच्छेदों की चर्चा की है, अनुच्छेद 14 और 15। आज के लिए इतना ही, कल वापस मुलाकात करता हूं इसी समानता के अधिकार के साथ। किसी कैंडिडेट के कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके उस प्रॉब्लम को लिखा जाए और उस प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। हमारी लाइव क्लासेस टीम के द्वारा पूरी आपके साथ है और जब तक आप हमारे साथ हो, हम मेरे भाई आपके साथ दिन रात कड़ी से कड़ी मेहनत करते रहेंगे। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक।